हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर जीरो से हीरो तक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 आपका अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो ना देखा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल सेलेक्ट कर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए ज़्यादा बातों को आगे न खींचते हुए सीधा सीधा हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता है कि लेखपाल के क्वेश्चन पेपर में आपको 25 क्वेश्चन जो ग्राम विकास के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसी अनुसार हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे और धीरे धीरे करके हम 1000 से अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को कवर करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे एक भी क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ना रहे। आइए सीधा सीधा क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और एक आपका कह रहा है कि उपनगरीय ग्राम किसे कहते हैं। अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आप ग्राम विकास पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन 100% पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि जहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में या थोड़ी बहुत पाई जाती है। और ऑप्शन बी आपका कह रहा है बहुत बड़े उद्योग स्थापित होते हैं। ऑप्शन सी आपका कह रहा है कृषि योग्य भूमि बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका कह रहा है ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति आपस में मिलती है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति जहाँ पे आपस में मिलती है उसे ही हम लोग उपनगरीय ग्राम कहते हैं। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें तो समझ लेते हैं। इस समय मेरी जैसे प्रेजेंट लोकेशन कानपुर सिटी है, यानी कानपुर शहर है, और इसके नज़दीक का एक गांव पड़ता है अकबरपुर। अकबरपुर को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक उपनगरीय ग्राम है। क्यों? क्योंकि जो इसके बगल में गांव होगा तो उससे भी ये मेल खाता होगा, और ये जो कानपुर सिटी है इससे भी मेल खा रहा है। यानी जो कानपुर का कल्चर है और जो ये ग्रामीण कल्चर है, ये दोनों को अपने आप में समाहित कर रहा है और विविधता को दर्शा रहा है। तो इसलिए अकबरपुर हमारा क्या हो जाएगा? उपनगरीय ग्राम के श्रेणी में आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस साहित्य में सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य और दक्षिण साहित्य। तो आपको बताना है कि जो ग्राम हमारा ग्राम नाम से जानते हैं, यानी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस साहित्य में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैदिक साहित्य। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ग्राम क्या होते हैं तो ग्राम आप लोग सीधा सीधा बता सकते हैं कि जहां आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्रकृति से निकटता बनाए रखते हैं, और जो जिनकी औद्योगिक यानी आर्थिक गतिविधियां जैसे आपके कृषि हो गया, आपका पशुपालन हो गया, आपका मत्स्य पालन हो गया, उनमें संलग्न रहते हैं, तो उन्हें ही हम लोग गाँव की श्रेणी में रख सकते हैं या उन्हें हम लोग ग्राम बोल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। तो आइए 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका कह रहा है सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी आपका कह रहा है जाति समुदाय, ऑप्शन सी आपका कह रहा है सामाजिक प्रतिमान, और ऑप्शन डी आपका कह रहा है सामाजिक संस्था। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको सामाजिक कर लीजिएगा। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं सीधा सीधा। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने जाएं तो इसका हम लोग समझ लेते हैं कि सामाजिक संरचना होती क्या है। सामाजिक संरचना में सामाजिक जो प्रतिमान आपके होते हैं वो समितियों, संस्थाओं और सामाजिक मूल्यों के व्यवस्थित स्वरूप जो होते हैं आपस में शामिल होते हैं। इसमें जो क्या होते हैं, विभिन्न व्यक्ति समूह होते हैं, यानी जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यानी अलग अलग जाति धर्म के व्यक्ति होते हैं, वे एक दूसरे के साथ संगठित रूप में आपस में रहते हैं, तो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि परिवार के उद्विकास या उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों से निश्चित रूप से लेखपाल पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे बिल्कुल अपने मन में, अपनी स्मरण शक्ति में इसको रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, मॉर्गन, बेकोफन, अब्राहम और मेंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेकोफन।
बैकोफन जो आपके थे, तो इन्होंने जो ये परिवार का विकास सिद्धांत था, इसके अंतर्गत इन्होंने 4 कैटेगरी में ग्राम को डिवाइड किया था। अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा तो आप लोग इसका आंसर क्या टिक करेंगे? 4। और इसी में जो ये मॉर्गन थे, इन्होंने जो ग्राम के विकास सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत की थी, इन्होंने ग्राम को 5 प्रकार के परिवारों में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, 1981, 1995, 2000 या 1999। तो इसका आंसर बताना चाहूँगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1999। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम जो है था, ये आपका, ये अगर आप लोग जानना चाहें तो आप समझ सकते हैं इसको, कि जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि ये जो हमारा भारत है वो ग्रामीण प्रधान देश है, और जो हमारे ग्रामीण है वो अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं, उनमें गरीबी जो है अभी भी काफ़ी मात्रा में व्याप्त है। तो उसी को समाप्त करने के लिए जो ये हमारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी जो ये संस्था गठित हुई थी, तो वो किस लिए गठित हुई थी? यानी गरीबी को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि निम्न में से किससे ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। वर्तमान काल के शोध से, ऑप्शन बी आपका कह रहा है भूतकाल के शोध से, ऑप्शन सी आपका कह रहा है भविष्य काल के शोध से, ऑप्शन डी है इनमें से किसी से नहीं। तो आपको बताना है कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है तो इसका संबंध किस काल से है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल से। आप लोग जानते होंगे कि जो भी हमारा भूतकाल होता है तो वो भविष्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, अगर हम लोग चाहें तो। यानी जो भी हम लोगों ने पास्ट में अपनी गलतियां की हैं तो फ्यूचर में उनको ना करें, तो इसलिए हम लोग अपने भूतकाल को अच्छे से अगर समझ पा रहे हैं तो हम लोगों से भविष्य काल में होने वाली गलतियाँ ना के बराबर बिल्कुल हो जाती हैं। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंतर वस्तु विश्लेषण पद्धति की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? नीचे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मेलकॉम विल्ली, अल्बर्ट बंडूरा, कापलान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से एक आंसर क्लिक करना है। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा मैकलोम विल्ली। अगर इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अंतर वस्तु विश्लेषण पद्धति थी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग बता सकते हैं 1926 में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण को स्पष्ट करता है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन ए है नियोजन के क्षेत्र में सहायक, ऑप्शन बी है पूर्वानुमान में सहायक, ऑप्शन सी है आपका तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि ये जो नियोजन होता है इसके क्षेत्र में भी सहायक होता है, पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है, और तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में भी इसको शामिल किया जाता है। यानी ये जो होता है हमारा सांख्यिकी, ये इन सभी क्षेत्रों में सहायक होता है। अगर इसके अतिरिक्त हम लोग देखना चाहें तो जैसे हमारे विज्ञान के नियम हो गए, उनको सत्यापन के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आपका जो नियोजन का क्षेत्र हो गया उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जो जैसे आपका आर्थिक क्षेत्र हो गया तो उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? आइए बेहतरीन से क्वेश्चन से हम लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक मजबूत मुकाम देते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख के ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपसे आने वाले आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना को दर्शा रहा है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसमें 4 पहले देख लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन 4 जो दे रखे हैं वो क्या क्या हैं। 1979, 2004, 1980 और 1983। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1983। ये तो हो गई हमारे पहले स्वास्थ्य नीति की बात। अगर हम लोग से पूछा जाए कि हमारी जो दूसरी स्वास्थ्य नीति थी वो कब लागू की गई थी, तो सेकेंड वाली को हम लोग कर सकते हैं 2002। और पूछा जा सकता है कि जो हमारी तीसरी स्वास्थ्य नीति आई थी वो कब लागू हुई थी, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग 2017 में लागू की गई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे जाने की पूरी उम्मीद को दर्शा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2025, 2020, 2023, 2024।
यानी क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि जो हमारी भारत सरकार है उसने टीबी मुक्त भारत करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो इसका सीधा सीधा हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2025। और इसमें मैं 2 फैक्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आपसे जीवन प्रत्याशा के बारे में पूछा जाए कि जीवन प्रत्याशा को कितना वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप लोग इसको क्लिक करेंगे 7.5 ईयर से बढ़ा करके इसे 70 ईयर कर दिया गया है। और जो हमारी आबादी होती है यानी 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों को उपलब्ध कराने का इंतजाम किया गया है, यानी सुनिश्चित किया गया है कि हमारी जो टीबी पेशेंट होंगे 1000 आबादी पर उन्हें 2 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 2015 लेखपाल में आपसे पूछा गया था। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 6,40,930, ऑप्शन बी आपका है 5,97,464, इसके बाद ऑप्शन सी है आपका 6,20,000, इसके बाद ऑप्शन डी है आपका 4,34,466। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6,40,930। अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सर्वाधिक आबादी वाले गांव थे उनकी संख्या क्या थी, तो आपको क्या बताना होगा कि 5,97,464 जो थे वो आपके सर्वाधिक आबादी वाले ग्राम थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैर आबादी वाले ग्रामों की संख्या क्या थी, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4,34,466। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है, यानी कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने 3 फैक्ट को समझ लिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है भारतीय समाज कैसा समाज है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारतीय समाज हमारा है वो किस प्रकार का समाज है। तो हम लोग इसको सीधा सीधा आंसर टिक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कृषक। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत जो है हमारा वो ग्रामीण प्रधान देश है और 70% लगभग आबादी जो भारत में रह रही है वो गाँवों में निवास करती है। और जो गाँवों में निवास करते हैं वो ज़्यादातर कृषि और मत्स्य पालन जैसे आपका हो गया पशुपालन, तो उनमें संलग्न रहते हैं। तो उस नज़रिए से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा आंसर कृषक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से ग्रामीण समाज में चल संपत्ति के उदाहरण है। तो आपको बताना है चल संपत्ति क्या होती हैं। दिया गया ऑप्शन में बैल, मवेशी, आभूषण और उपरोक्त सभी। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। आपका इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो बैल होते हैं, मवेशी होते हैं और आभूषण जो होते हैं ये सभी आपके चल संपत्ति में आते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा ग्रामीण समाज होता है वो अपनी संपत्ति को 2 प्रकार से डिवाइड करता है, एक चल संपत्ति के रूप में और एक अचल संपत्ति के रूप में। अचल संपत्ति को अगर हम लोग समझने जाएं तो अचल संपत्ति जो होती है वो पैतृक रूप से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती रहती है। यानी जैसे आपका खेत हो गया तो खेत पहले आपके बाबा जी का था, इसके बाद आपके पापा जी के नाम हो गया, इसके बाद में आपके बच्चों के नाम हो जाएगा। तो वो जो संपत्तियां होती हैं वो अचल संपत्तियां होती हैं। और जो हमारे द्वारा स्वतः खरीदी जाती हैं, यानी जैसे बैल हो गया, मवेशी हो गया, आभूषण होता है, हम लोग कभी भी इनको खरीद सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी, चल संपत्तियां हो जाएंगी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन दोबारा से मैं पढ़ना चाहूँगा। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ₹27 प्रति दिन के आधार पर, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है ₹32 प्रति दिन के आधार पर, ऑप्शन सी आपका कह रहा है ₹34 प्रति दिन के आधार पर, ऑप्शन डी आपसे कह रहा है ₹28 प्रति दिन के आधार पर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ₹27 प्रति दिन के आधार पर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का जो आधार निश्चित किया गया था ये किस समिति के द्वारा निश्चित किया गया था। तो आप लोग क्या क्लिक करेंगे, यानी क्या टिक करेंगे, तेंदुलकर जो समिति आई थी तो उसी के आधार पर ये तय किया गया था। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे। और जो आपका शहरी क्षेत्र था तो उसके लिए ₹33 प्रति दिन का आधार तय किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। ऑप्शन आपके दे रखे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड
कॉर्नवालिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्थायी बंदोबस्त जो था यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी, तो वो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि किन प्रांतों में लागू की गई थी तो क्या हो जाएंगे आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। और ये कब लागू की गई थी? तो ये 1793 में लागू की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग लेखपाल का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसके नज़रिए से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बृहद जोत में भूमि का कितना क्षेत्र शामिल किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में देखा जा चुका है। तो आइए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि, यानी जो हमारे बृहद जोत होते हैं तो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वालों को हम लोग बृहद जोत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सीमांत जोत का आकार क्या होता है, यानी सीमांत जोत जो होती है उसमें भूमि का कितना क्षेत्र शामिल किया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लोगों को सीमांत जोत की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्राम दान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। जैसे आप लोगों ने भूदान आंदोलन का नाम सुना होगा, उसी प्रकार आपका जो ग्राम दान आंदोलन हुआ था तो उसका सन आपसे पूछा गया है कि यह कब हुआ था। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ग्राम दान जो आपका आंदोलन हुआ था वो आपका 1957 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 भी ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है और पूछा जा रहा है इसमें कि ग्रामदान आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो आइए हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। जैसे कि मैंने इसके पहले जिक्र किया कि भूदान आंदोलन की तरह ये जो ग्रामदान आंदोलन था ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों से भूदान आंदोलन के बारे में उसी प्रकार पूछ लिया गया था कि भूदान आंदोलन जो था वो कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1951। और अगर हम लोग ये देखना चाहें कि ये भूदान आंदोलन जो था ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश में आपका शुरू किया गया था। और किसके द्वारा चालू किया गया था? तो विनोबा भावे जो थे तो उनके द्वारा ये भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। भावे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तो हम लोगों ने इसके पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर देख लिया, तो हम लोग सीधा सीधा इसका आंसर क्लिक करते हैं, विनोबा भावे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 1831, 1832, 1833, 1834। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1831। और जो ये राजस्व परिषद थी, तो अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो जो हमारा राजस्व विभाग होता है तो उसी के अंतर्गत जो 5 विभाग डिवाइड किए गए हैं तो उन्हीं में से ये एक राजस्व परिषद आपकी आ जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोला है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो राजस्व परिषद है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो गया प्रशासनिक मुख्यालय और एक आपका हो जाता है न्यायिक मुख्यालय। तो आपसे प्रशासनिक मुख्यालय की बात यहाँ पे की गई है, तो इसका आंसर आप लोग क्या क्लिक करेंगे, यानी क्या आंसर इसका टिक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ है। देखिए आप लोगों के लिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन का सामना न करना पड़े। तो आइए देख लेते हैं न्यायिक जो मुख्यालय है इसका राजस्व परिषद का, उसका कहाँ पर स्थित है आपका प्रयागराज में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए शामिल किए गए हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपका
कह रहा है कि राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था। तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका आंसर आपका दे रखा है 1944-45, 1945-46, 1947-48, 1950 और 51। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 1947-48। अगर हम लोग राजस्व परिषद की बात करते हैं तो जो आपकी राजस्व परिषद होती है उसमें कुल 19 विभाग हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने विभाग हैं तो आप लोग क्या क्लिक करेंगे, यानी क्या टिक करेंगे आंसर, 19 अनुभाग हैं या विभाग हैं इसके। और इन अनुभागों के अंतर्गत जो राजस्व परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है। और आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। और आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग डेली 25 क्वेश्चन को कवर करते हुए चल रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला को संपूर्ण करेंगे। और आपके लेखपाल एग्ज़ाम से काफ़ी पहले हम लोग इसका रिवीजन भी चालू कर देंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कहना चाहूँगा जिन लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में और नई ऊर्जा के साथ में, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।